कपकपाती ठंडी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने पति की बाहों में सिमट जाऊं, लेकिन मेरा पति तो 2 सालों से मेरे साथ था ही नहीं और ना ही वह मुझे फ़ोन करता था। वह अमेरिका में जॉब करता था। उस रात मैंने जज्बातों में आकर पति को वीडियो कॉल करने लगी, लेकिन गलती से कॉल देवर को लग गई और देवर ने मेरा ऐसा रूप देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अब देवर मुझे ब्लैकमेल करने लगा और मैं हर रोज़ उसको वीडियो कॉल करती थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे जानकर आपकी भी रूह काँप जाएगी, क्योंकि देवर और पति दोनों ने मेरे साथ। आज की रात मैं बेतहाशा रो रही थी। सत्यम का व्यवहार मेरे साथ इस कदर बदल चुका था कि मुझे यह डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे छोड़ ही ना दे। जितनी मोहब्बत मैंने सत्यम से की थी, मैं तो उसके बगैर मर जाती, लेकिन वह मेरा पति होकर भी मुझे अपने करीब नहीं आने देता था। मुझसे दूर भागता था, जैसे मैं कोई अछूत हूँ और मैं उसकी संगत के लिए तड़पा करती थी। मेरा जी चाहता कि सत्यम के सीने से लग जाऊं, वह मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मुझे अपनी मोहब्बत से भिगो दे। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। आज रात भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जैसे ही सत्यम को फ़ोन किया तो उसने मुझे डांट दिया और फ़ोन रख दिया। मैं बेड में अकेली करवटें बदल रही थी और तकिया को दबोच रही थी। तभी मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ी। मैंने मोबाइल उठाया और देवर को वीडियो कॉल लगाई और वीडियो कॉल पर उसके साथ। आज रात बहुत कपकपाती ठंडी थी और बाहर बर्फ़ भी गिर रहे थे। मुझे शुरू से ही बहुत ठंडी लगती थी। मैंने रजाई ओढ़ रखी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। ठंडी की वजह से मेरा दिल काँप रहा था। सत्यम सोफे पर सो रहा था और मुझे अकेले बेड पर नींद नहीं आ रही थी। और उस पर सितम ये थी कि बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। बादल के गरजने और बिजली के चमकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठंड के मारे मैं कांपने लगती। बारिश तो ऐसी थी कि जैसे हर तरफ तूफान मचा हुआ था। ठंड के मारे मैंने बेड की चादर को दबोचना शुरू कर चुकी थी। तकिया को दबोचकर सीने से लगा लिया था। सत्यम मेरे पास ही लेट जाता तो मैं उसको पकड़ लेती, तो शायद मेरी ठंड कम हो जाती। वह मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मेरे डर को अपनी पनाहों से ख़त्म कर देता, लेकिन नहीं सो रहा था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं सत्यम से मोहब्बत की शादी की है। यह वही सत्यम है जो मेरी खातिर हर एक से लड़ गया था। उसे हुआ क्या था? क्यों मुझसे दूर भागने लगा था? अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर मुझसे कौन-सा बदला ले रहा था? क्यों मुझे अकेलेपन की सज़ा दे रहा था? मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं उठकर सोफ़े पर सत्यम के पास आ गई। मैं उसे हिलाने लगी। वह गहरी नींद से जगा था। मुझे देखकर एकदम से उठकर बैठ गया और कहने लगा, "क्या बात है? क्यों तुम मुझे सुकून से सोने भी नहीं देती हो?" मैं उसके बराबर बैठ गई, लेकिन वह तो मेरा स्पर्श पाकर ऐसे दूर होता था जैसे मैंने उसे करंट मार दिया हो। मैंने कहा, "मुझे ठंडी लग रही है।" सत्यम मेरी बात सुनकर बहुत ही बेचैनी से मुझे देखने लगा। कहने लगा, "तो मैं क्या करूं? ठंडी को रोकना तो मेरे बस में नहीं है ना?" मैंने कहा, "लेकिन मेरे पास बेड पर लेट तो सकते हो ना?" मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, "नहीं लेट सकता। उठो मेरे पास से और जाकर बेड पर सो जाओ, वरना मैं इस कमरे से भी बाहर चला जाऊंगा।" मैंने उससे कहा कि तुम्हें हुआ क्या है? क्यों मुझसे दूर भागते हो? इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे पनाहों में ले लो, मुझे अपने सीने से लगा लो। मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ और अब जब तुम 2 साल बाद घर आए हो, तो तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते हो? पहले तो तुम्हारा मेरे बिना एक दिन नहीं कटता था और अब 2 साल बाद आए हो और एक बार भी मेरे करीब क्यों नहीं आते हो? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी खातिर मेरे माँ-बाप मुझे छोड़कर चले गए हैं। जैसे तुमने उन्हें मुझसे दूर कर दिया, मैं उनके लिए तरसता हूँ, वैसे ही अब तुम मेरे लिए तड़पोगी। पल-पल मेरी मोहब्बत के लिए तड़पोगी। मैंने कहा, मेरा क्या दोष है? मैं नहीं चाहती थी कि यह सब कुछ हो। तुम्हारे माँ-बाप तुमसे रूठ जाएँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वह कहने लगा, तुम्हारी मोहब्बत ही तो ले डूबी है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो? वह इस कदर गुस्से से बोला कि मैं काँप कर रह गई थी। फिर वह मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे? तो ठीक है। यह कहकर वह मुझे कमरे से बाहर ले गया और मुझे बाहर निकालकर खुले छत पर ले गया, जहाँ तेज बारिश हो रही थी और बर्फ गिर रहा था। यह देखकर मेरी जान निकल रही थी। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? सत्यम, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन वह मुझे घसीटते हुए छत पर ले आया।
उतनी भयंकर वाली ठंडी में छत पर खुले आसमान के नीचे लाकर मुझे छोड़ दिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो सारी आजमाइश मैं ही क्यों करूं? आज तुमको भी देनी होगी। मेरी मोहब्बत का सबूत देना होगा तुम्हें। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो गुजारो पूरी रात इस बारिश में। यह कहकर वह मुझे बाहर में छोड़कर अंदर चला गया और फौरन से कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। यह कौन सी आजमाइश थी? यह कौन सा इम्तिहान था? मैं सिमट कर उसी आंगन में बैठ गई थी। मैं पूरी रात उस ठंडी में बाहर ठिठुरती रही और फूट फूट कर रोती रही। सत्यम से मैं मोहब्बत करती थी, उसके बिना मर जाती। वह मुझे अगर आग में कूदने को कहता तो मैं आग में भी कूद जाती। ये तो बस ठंडी थी। मैं सोचने लगी, मैंने सत्यम से मोहब्बत तो की थी, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या छीन लिया था उससे? वह भी मेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन अब इल्ज़ाम मुझ पर ही क्यों लगा रहा था? जब से वह अमेरिका से वापस आया था, वरना इससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे याद आने लगा कि उस दिन भी मेरी नज़र घड़ी की तरफ थी। रात के 12 बज रहे थे और मुझे सत्यम की वीडियो कॉल का इंतज़ार था। वह रात को 12 बजे वीडियो कॉल किया करता था। उसे मजबूरन अपने जॉब के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन वह मुझसे रेगुलर रात को 12 बजे वीडियो कॉल पर बात करता था। हम एक दूसरे से जी भरकर बातें करते थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति ने 2 साल से पहले वापस नहीं लौटना है। लेकिन आज तो मेरे इंतज़ार की घड़ियां लंबी होने लगी थी। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन आज सत्यम की कोई कॉल नहीं आ रही थी। कई बार मैंने उसे कॉल की, लेकिन वह कॉल कट कर देता था। मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, सत्यम प्लीज़ मुझे कॉल करो, मुझे परेशान मत करो। लेकिन शायद वह मुझसे नाराज़ था, क्योंकि मैंने उसकी फरमाइश पूरी नहीं की थी। एक दिन पहले ही उसने मुझे एक अजीब सी जिद कर दी थी। इस पर मैंने उसे इनकार कर दिया। वह कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फ़ोन कट कर दूंगा और आगे से तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात के बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी कोई भी फिजूल बात नहीं मानूंगी। अरे तुम तो अमेरिका जाकर बड़े ही बेशर्म हो गए हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कहीं भागी तो नहीं जा रही हूँ ना। जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हारी सारी फरमाइश तुम्हारी बाहों में पूरी करूंगी, इस तरह वीडियो कॉल पर नहीं। मैंने तो उस समय यह शायद मजाक में कहा था। मैं उसे नखरा दिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझसे सच में नाराज़ हो जाएगा। 4 दिन तक सत्यम की कोई कॉल नहीं आई। मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी। बार बार उसे मैसेज कर चुकी थी, माफ़ी भी मैसेज करके मांग चुकी थी, लेकिन सत्यम है कि बात करने को तैयार ही नहीं था। 4 दिन बाद रात 3 बजे उसका मैसेज आया था कि मैं 4 दिन से बुखार में पड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया था। सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? सत्यम वीडियो कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। वह कहने लगा, साक्षी बुखार की वजह से हिम्मत नहीं हो रही है, प्लीज़ मुझे कुछ दिन आराम करने दो, मैं तुमसे फिर बाद में बात कर लूँगा। यह कहकर उसने बात खत्म कर दी। उसके बाद उसने मुझे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिन कैसे गुजर रहे थे मैं ही जानती हूँ। मेरी और सत्यम की लव मैरिज हुई थी। हमारी इंस्टा पर दोस्ती हुई और फिर हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी। वही हम एक दूसरे को अपनी तस्वीर भेजते। इंस्टा से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, जो दीवानगी की हदों को पहुंच गई थी। हम एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। 2 साल हमारी मोहब्बत का सिलसिला यूं ही जारी रहा। उसके बाद सत्यम ने अपने घर वालों से मेरे रिश्ते के लिए कहा। पहले फसाद तो यही से शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सत्यम की माँ कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी किसी भी बिगड़ी हुई लड़की से नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी बात, तुम्हारा रिश्ता बचपन से मैंने अपनी सहेली की बेटी से तय कर रखी है। सत्यम की माँ उसकी शादी अपनी सहेली की बेटी से करना चाहती थी, लेकिन सत्यम मेरी खातिर सबसे लड़ गया था। वह कहने लगा, शादी करूँगा तो सिर्फ साक्षी से ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी और ना ही उसके पापा। सत्यम मुझसे कहने लगा कि मैं अकेले ही तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले शादी पर बिल्कुल भी राजी नहीं हैं। जिस फैमिली से मैं संबंध रखती थी, वहाँ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। हमें इतना हक दिया गया था कि अगर हमें कोई पसंद है तो वह रिश्ता लाकर शादी कर सकता है, लेकिन घर से भागकर खानदान को बदनाम करने की कोशिश ना करे तो अच्छा है। मैंने अपनी माँ को बताया कि सत्यम के घर वाले इस बात पर राजी नहीं हैं, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, जब उसके घर वाले इस बात पर राजी नहीं हैं, तो फिर वह कैसे तुम्हें शादी के बाद अपना सकते हैं और कैसे सत्यम तुम्हें उस घर में रख सकता है? मैंने कहा, माँ सत्यम अच्छी जॉब करता है,
उसके पास अपना खुद का फ्लैट भी है। वह मुझे अलग रखना चाहता है। थोड़ी सी बहस के बाद मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मान गई थी। उन्होंने मेरे पापा को भी राजी कर लिया। कैसे किया मैं नहीं जानती हूँ। अगले ही दिन मेरी माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, सत्यम से कहो हमसे मिले। मैंने यह संदेश सत्यम को दे दिया। सत्यम दूसरे दिन ही मेरे घर पर मिलने आ गया। मेरे पापा ने बहुत ही सादगी के साथ सत्यम से मेरी शादी कर दी, लेकिन मेरे नाम अच्छी खासी रकम जमा कर दी थी, जो कि मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। मैं सत्यम के साथ एक अलग फ्लैट में रहती थी। बहुत खुश थी। सत्यम मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उन दिनों तो मैं हवाओं में उड़ा करती थी। सत्यम को मैं जरा भी नजर ना आती तो मुझे आवाज़ देने लगता, कहने लगता, साक्षी तुम हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहा करो। फिर एक दिन सत्यम ने ऐसी खबर सुनाई कि मैं चौंक कर रह गई थी। कहने लगा, मेरे माँ बाप मेरे भाई के पास इंग्लैंड चले गए हैं, मुझसे नाराज थे, इसलिए वह शहर छोड़कर जा चुके हैं। मुझे लगता था कि वह हमारी शादी को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है, जिसमें यह फ्लैट भी शामिल है। हमें जल्दी से जल्दी यह फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस फ्लैट पर मेरा कोई हक नहीं रहा। यह फ्लैट मेरी माँ के नाम पर है। मैंने कहा, सत्यम हम कहाँ जाएंगे? वह कहने लगा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मेरी तो तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं किराए का घर भी ले सकूं, इसलिए मुझे वापस सत्यम के साथ मायका आना पड़ा। लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरी माँ कहने लगी, ऐसी शादियाँ ज़्यादा नहीं चलती, तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। अब क्या हम तुम्हारे पति को भी पालेंगे? साक्षी, हम तुम्हें मायके बिठाकर नहीं रख सकते। घर पर तुम्हारी छोटी बहनें भी तो हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। अपनी जिम्मेदारी तुम अपने पति पर डालो तो अच्छा है। यह बात जब मैं सत्यम से कही तो वह कहने लगा, ठीक है, ऐसा करता हूँ कि छोटा मोटा कोई घर किराए पर ले लेता हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह पर तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मैं अपने माँ बाप के घर बहुत ही ऐश भरी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सत्यम को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे तनख्वाह में ही गुजारा कर लूँगी। और फिर सत्यम ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और मैं उसके साथ उस छोटे से घर में रहने लगी। एक दिन सत्यम मुझसे कहने लगा कि वह इंडिया में रहते हुए कभी भी अपना घर नहीं बना सकता, इसलिए अगर वह बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर दे तो मुमकिन है एक छोटा सा फ्लैट ले सके। मैं भी इस बात पर राजी हो गई। अगले ही महीने सत्यम को अमेरिका में जॉब मिल गई थी। यहाँ तक कि उसका वीजा और टिकट भी वही लोग भेज रहे थे। सत्यम का एक भाई इंग्लैंड में रहता था, उसी ने सत्यम को जॉब दिलवाई थी। जिस दिन सत्यम को अमेरिका जाना था मैं बहुत रो रही थी। वह कहने लगा, बस 2 साल की बात है, इन 2 सालों में मैं इतना पैसा कमा लूँगा कि यहाँ पर अपना घर ले सकूँ और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर मैं यही जॉब कर लूँगा और देखना मुझे यहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास अमेरिका में जॉब करने का एक्सपीरियंस भी होगा। वह मुझे बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो लगातार रोए जा रही थी। मुझे इस बात का भी दुख था कि सत्यम के माँ बाप ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। काश कि वह मान जाते तो हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाती। एक अकेले घर में रहना मेरे लिए भी मुश्किल था। जाने से पहले सत्यम कहने लगा, मैं रोज़ तुम्हें वीडियो कॉल किया करूँगा। मैं सत्यम की मजबूरी को समझती थी। जाने से पहले मुझसे वह कहने लगा, अमेरिका जाकर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। मैं उसकी यह बात समझ नहीं पा रही थी। वह कैसा सरप्राइज़ मुझे देना चाहता है। खैर वह मुझे छोड़कर अमेरिका चला गया, लेकिन रोज़ाना वह रात के 12 बजे मुझे वीडियो कॉल करता था, मुझसे जी भरकर बातें करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सत्यम का व्यवहार कुछ बदलता जा रहा था। अजीब सा व्यवहार हो रहा था उसका। मेरा दिल पता नहीं क्यों अनजाने डर से घबराने लगा था। 10 दिन गुजर गए थे और सत्यम सिर्फ मैसेज पर बात कर रहा था। बात क्या करता था, बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब तो मेरे दिल में यह डर भी उठने लगा था कि कहीं सत्यम मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। हो सकता है कि मुझसे दिल बहलाने के लिए उसने शादी तो कर ली है और वह हमेशा के लिए अमेरिका चला गया हो, और इस सोच ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही सत्यम की वीडियो कॉल आ गई थी। मुंह बनी हुई थी, चेहरा भी उतरा हुआ था। सत्यम की आंखें भी लाल हो रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह सच में बीमार है। मुझे देखकर कहने लगा कि 10 दिन से बुखार में पड़ा हुआ था, आज भी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हें इसलिए कॉल की ताकि तुम कहीं मुझे बेवफा ना समझने लगो। मेरे दिल में आने वाले डर को उसने फ़ौरन से दूर कर दिया था और सत्यम को सामने वीडियो कॉल पर देखकर मेरे दिल को भी सुकून हो गया था।
कुछ दिन तक हम बात करते रहे। एक दिन सत्यम कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलता, इसलिए रोज रोज अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। अब धीरे धीरे वह मुझसे कम बात करने लगा था, लेकिन हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा था ताकि मुझे घर की खर्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। 2 साल गुजर गए थे और 2 साल मैंने कैसे काटे थे मैं ही जानती हूँ। जैसे जैसे 2 साल पूरे हो रहे थे, मेरी बेकरारी बढ़ रही थी। सत्यम कहने लगा कि मैं आना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। मैं तो यह बात सुनकर ही खुश हो गई थी कि वह इंडिया वापस आ जाएगा। मैंने उसकी दूसरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि उसे मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी। जाने से पहले भी उसने एक सरप्राइज की बात मुझसे की थी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल चुकी थी। मुझे सत्यम के आने की इस कदर खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जिस दिन उसे इंडिया आना था, मैं उसको लेने एयरपोर्ट चली गई। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर आया, मैं तड़प कर उसके गले से लग गई और रोने लगी, लेकिन उसने फौरन से मुझे खुद से अलग कर दिया। कहने लगा, साक्षी, यह क्या हरकत है, लोग देख रहे हैं। मुझे सत्यम का यह बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि 2 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुजारे हैं। उसे लोगों की परवाह थी, मेरी नहीं। जैसे ही मैं घर आई तो सत्यम वहाँ भी चुपचाप सा था। मैंने सत्यम से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? वह कहने लगा, कुछ नहीं, बस भूख लग रही है। मैंने उसकी पसंद की बहुत सारी डिशेज बनाई थी, लेकिन उसने खाना उतने मन से नहीं खाया था जैसे वह पहले खाता था। खाने के बीच में भी वह मेरी बातें बहुत ही गायब दिमागी से सुन रहा था। मेरी बातों का बस वह हाँ और ना में जवाब दे रहा था। मैं उसके अजनबी से व्यवहार से बहुत परेशान होने लगी। मैंने कहा, सत्यम, क्या बात है, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो? वह कहने लगा कि तुम जानती हो मैं वापस क्यों आया हूँ? मैंने कहा, क्यों सत्यम? वह कहने लगा, मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे पास कोई पैसे जमा नहीं हुए हैं। मैं उसकी उदासी की वजह समझी थी। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं की है। और फिर मेरे माँ बाप ने भी जो शादी में मेरा हिस्सा मुझे दिया था, वह भी पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। हम सबको मिलाकर एक छोटा सा फ्लैट खरीद सकते हैं। मुझे लगा यह सुनकर सत्यम खुश हो जाएगा, लेकिन वह अभी भी चुपचाप सा था। रात को जब सत्यम सोने के लिए कमरे में आया, तो मुझे लगा कि वह भी मेरे लिए उतना ही बेकरार होगा जितना मैं उसके लिए हूँ। लेकिन वह तो बस इधर उधर कमरे में अपना टाइम पास कर रहा था। कभी अपनी घड़ी उतार कर रखता, कभी जूते साइड में रखता, कभी अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगता। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने यह 2 साल सत्यम की जुदाई में बहुत मुश्किल से गुजारे थे। मैं खुद ही उठकर सत्यम के सीने से लग गई, लेकिन मेरे पास जाते ही सत्यम ने मुझे झटक कर खुद से दूर कर दिया। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। मैंने कहा, सत्यम, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रही हूँ और तुम मुझे करीब नहीं आने दे रहे हो। वह कहने लगा, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, तुम जाकर बेड पर सो जाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सत्यम ऐसा भी कह सकता है। अमेरिका जाने से पहले वह रात को मुझसे चिपक कर ही सोता था, क्योंकि मुझसे अलग होकर सोने में उसे नींद ही नहीं आती थी। और आज वह मुझसे कह रहा था कि मेरे करीब मत आओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी मैंने यह सोचकर खुद को समझा दिया कि शायद सत्यम परेशान है अपनी नौकरी की वजह से, इसलिए मैं चुपचाप बेड पर जाकर सो गई। सत्यम ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर लेट गया, और फिर अब रोज ऐसा ही होने लगा था। वह धीरे धीरे मुझसे दूर रहने लगा था। मैंने अपने माँ बाप से अपने पैसों का जिक्र कर दिया। मेरे पापा की कुछ प्रॉपर्टीज थी, हम 5 बहनें थे। मेरे पापा ने अपनी जायदाद में से मेरा हिस्सा निकाल कर मेरे नाम कर दिया। उन्होंने मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं समझी कि अब सत्यम खुश रहने लगेगा और मेरे साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन जब से वह वापस आया था, मुझसे कतरा रहा था, मेरे करीब नहीं आता था। मुझे लग रहा था कि जैसे बात कुछ और ही है, वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे अपने माँ बाप की नाराज़गी का एहसास है। और यह बात सही निकली थी। एक बार मैं सत्यम के करीब आने लगी तो उसने मुझे झटक दिया। कहने लगा, पीछे रहो, तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए हैं। मुझे तुमसे की गई मोहब्बत पर अफसोस हो रहा है। मुझे अपनी माँ की याद आती है। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटे से घर में रहने पर मजबूर हूँ। मेरी करोड़ों की जायदाद मुझसे छिन गई है
और मेरे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे बेदखल कर दिया। दूसरे देश में भी मैंने धक्के खाकर देख लिए। पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी मुश्किलों में मैं फंस कर रह गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे इस तरह की बात कर सकता है। उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। उसे चाहिए था कि वह अपने माँ बाप को राजी करता और फिर मुझसे दोस्ती की शुरुआत करता। मैंने भी तो अपने माँ बाप को मनाया था और शादी करके अपने माँ बाप की मर्जी से उसके साथ उस घर में रह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अमेरिका ले जाओ, मैं तुम्हारे माँ बाप के पास जाऊंगी, उनके हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लूंगी, उनकी विनती करूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी और तुम देखना मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। मैं तुम्हारा ऐसा व्यवहार सह नहीं सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और यह सच था। मैं सत्यम की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। सत्यम कहने लगा, जब तक मेरे माँ बाप मुझसे राजी नहीं हो जाते हैं तुमसे अपना व्यवहार नहीं बदल सकता हूँ। और प्लीज तुम मुझसे यूं चिपकने की कोशिश मत किया करो। मुझे घिन आती है तुमसे। सत्यम की यह बातें सुनकर मैं तड़प गई थी। मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगा, भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो। मेरे पास आने की कोशिश मत करो। जब भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो मुझे अपने माँ बाप याद आने लगते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से तड़प कर रह गई थी। अब वह मेरा पहले की तरह ख्याल नहीं रखता था। उसे मेरी परवाह तक नहीं थी। बस सुबह उठते ही अपने काम के लिए चला जाता। शाम को वापस आता तो खाना खाकर फिर बाहर दोस्तों के साथ चला जाता। रात को कभी 2 बजे या फिर कभी 3 बजे घर वापस आता तो तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता। जब से वह अमेरिका से वापस आया था उसका ऐसा ही व्यवहार था। मैंने सोचा कि सत्यम से कहती हूँ, वह मुझे अपने माँ बाप का फ़ोन नंबर ही दे दे, मैं उनसे बात करके ही देखती हूँ। लेकिन वह फ़ोन नंबर देने के लिए तैयार भी नहीं था। एक रात तेज बारिश हो रही थी और ठंडी भी काफ़ी थी, तो सत्यम ने मुझे छत पर खुले आसमान के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। मुझे मेरी मोहब्बत की सजा देने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, लेकिन फिर भी सत्यम के लिए उतनी ठंड में मैं खड़ी रही और फिर न जाने कब मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो वह मेरे पास बैठा रो रहा था और मुझे होश में देखकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे और नाटक नहीं कर सकता। मैं खुद बहुत मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? सत्यम कहने लगा, तुम्हारा सत्यम मर चुका है। साक्षी, मैं सत्यम नहीं हूँ। यह सुनना था कि मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा गया था। वह कहने लगा, मैं सत्यम का जुड़वा भाई हूँ। मैं पिछले 5 सालों से अमेरिका में काम कर रहा था। मैंने ही सत्यम को अमेरिका बुलाया था। सत्यम ने पहले कभी तुमसे मेरा जिक्र नहीं किया होगा। यह बात उसने मुझे अमेरिका में आकर बताई हुई थी। कहता था कि उसे किसी दिन वीडियो कॉल पर सरप्राइज दूंगा। जब हम दोनों को एक साथ देखेगी तो चकरा जाएगी, लेकिन उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। हार्ट अटैक आने की वजह से सत्यम इस दुनिया में नहीं रहा। जब अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगा तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। उस समय भी उसे तुम्हारा ही ख्याल था। वह कहने लगा कि साक्षी मेरा दूर जाने का गम सह नहीं पाएगी, इसलिए तुम उसे कभी बेसहारा मत छोड़ना। मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरे मरने की खबर सुनकर साक्षी पागल हो जाएगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरे बिना जी नहीं सकती है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुम उसे अपना लेना और उसे सच्चाई मत बताना, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनकर साक्षी टूटकर बिखर जाएगी। तो तुम उसकी ज़िंदगी में सत्यम बनकर जाना। मेरी साक्षी को बेसहारा मत छोड़ना। यह कहते हुए वह बेतहासा रो रहा था। कहने लगा, मैंने इसलिए तुमसे सत्यम बनकर बात करनी शुरू कर दी। बहुत बार चाहा तुम्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए सोचा इंडिया जाकर तुम्हें सच बता दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही तुम पागलों की तरह मेरे गले लगी थी, जिस तरह से सत्यम की 2 साल की जुदाई पर तुम फूट फूट कर रोने लगी थी, मैं घबरा गया था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैं जब भी तुम्हें सच बताना चाहा, तुम्हारी सत्यम के लिए मोहब्बत देखकर मैं खामोश हो जाता था। इसलिए चाहा कि मैं तुमसे खराब रवैया रखूंगा ताकि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए और तुम मुझसे तलाक मांग लो। लेकिन तुम हर आजमाइश पर खरी उतरती रही, मेरे लिए और मुश्किलें पैदा करती रही। इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ और धोखेबाजी और ड्रामा नहीं कर सकता। मैं यह बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा सत्यम बेवफा नहीं था, वह तो मुझसे मोहब्बत करता था। अपनी आखिरी समय में भी उसने मेरी परवाह की थी।
जब मैं कुछ संभल पाई तो सत्यम का भाई अनिकेत कहने लगा, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैं गौर से अनिकेत की तरफ देख रही थी। वह बिल्कुल सत्यम की तरह दिखता था। कोई कह नहीं सकता था कि वह सत्यम नहीं है। मैं भी तो धोखा खा गई थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि यह तो सत्यम ही नहीं है। कितनी बार मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी। एक दो बार जबरदस्ती उसके गले भी लग गई थी। तभी मुझे महसूस नहीं हुआ था कि वह सत्यम नहीं है। मैं अनिकेत की शराफत की कायल हो गई थी। उसने एक बार भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन मैंने अनिकेत को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन अनिकेत कहने लगा, भाई ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना लूं। ये भाई की आखिरी इच्छा थी। लेकिन फिर भी मैंने अनिकेत को इनकार कर दिया। मैं सत्यम की जगह किसी और को नहीं दे सकती। मैं अब अनिकेत से दूर रहने लगी थी। अनिकेत भी अपने काम से काम रखता था। एक दिन वॉशरूम में पैर फिसलने की वजह से मैं गिर गई और मेरी कमर में काफ़ी चोट लग गई थी। मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही थी। उस वक्त अनिकेत ने मेरी काफ़ी देखरेख की थी। मेरा ऐसे ख्याल रख रहा था जैसे वह सत्यम हो। उसमें मुझे सत्यम दिखाई देने लगा था। अनिकेत की वजह से मैं काफ़ी जल्दी ठीक हो गई थी। अब मैं और अनिकेत फिर अपने अपने कामों में लग गए थे। मैं हमेशा सत्यम की यादों में खोई हुई रहती थी। एक दिन सत्यम मेरे सपनों में आए और मुझसे कहने लगे, साक्षी, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, और मेरी अंतिम इच्छा भी तुमने पूरी नहीं की। खुद के लिए ना सही, मेरे लिए ही तुम मेरी परछाई। मेरे भाई अनिकेत से तुम शादी कर लो। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। लेकिन मैंने अनिकेत को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके चली गई। मेरे माँ बाप को जब सच मालूम हुआ तो कहने लगे, तुम कैसे सारी जिंदगी सत्यम के नाम पर जी सकती हो। और फिर सत्यम की आखिरी इच्छा भी तो यही थी कि तुम और अनिकेत एक हो जाओ। तुम्हें एक बार अपने फैसले पर सोचना चाहिए। अपने माँ बाप की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। जख्म अभी हरा था। मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन मैं जब से अनिकेत को छोड़कर अपने माँ के घर आई थी, मेरा जी चाहता कि अनिकेत को एक बार देख लूं, क्योंकि अनिकेत में मुझे सत्यम की झलक दिखाई देती थी। वह बिल्कुल सत्यम के जैसा था और उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। एक दिन अचानक से अनिकेत और मेरे सास ससुर मेरे घर आए। उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। मेरी सास मुझे सीने से लगाकर रो पड़ी और कहने लगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत को अपने घर पर रखूंगी और उसे पूरा हक दूंगी जो तुम्हारा है। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अनिकेत से शादी कर लो। मेरे माँ बाप भी इस बात पर राजी हो गए। मैंने भी कुछ देर सोचा और सत्यम की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए अनिकेत से शादी कर ली। अनिकेत और सास ससुर के साथ मैं एक बड़े से बंगले में रहने लगी, जहाँ सब कुछ था। फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा प्यार मुझसे बहुत दूर चला गया था। मैं अनिकेत का चेहरा तो देखती रहती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे सत्यम दिखाई देता है, लेकिन मैं उसे दिल से अपना नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस समय अनिकेत की तो कोई गलती नहीं है। उसने तो मेरा और साथ ही दिया था, और मेरे साथ उसने कभी भी गलत करने की कोशिश भी नहीं की थी। फिर भी मैं उसे सजा क्यों दे रही हूँ। मेरे दिल में सत्यम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, लेकिन मैं अनिकेत को उसकी खुशी देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।